पीपल्स पार्टी की मंजिल है इस्लामाबाद और कोई तस्वीर की सियासत नहीं है, मसाइल की सियासत है, मुश्किलात की सियासत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और जनाब कल पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च लेकर सिंध से निकल चुकी है और अब पीपल्स पार्टी की मंजिल है इस्लामाबाद। और बिलावल भुट्टो जरदारी कल भी और आज भी तमाम दिन मुख्तलिफ मकामात पर ये गुफ्तगू करते रहे कि वो हुकूमत पर जमहूरी हमला करने जा रहे हैं और वहाँ जाकर हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वज़ीर आज़म खुद ही असम्बलियाँ तहलील कर दें और इस हुकूमत का खात्मा हो जाए, फिर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। अभी ये लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल पर पहुंचा नहीं है, लेकिन इसके असरात ऐसा लग रहा है कि अब सामने आना शुरू हो गए हैं। आज वज़ीर आज़म ने जो इंतहाई अहम खिताब किया उसमें उन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए और वो तमाम ऐलानात ही अवामी रिलीफ के ऐलानात थे। सबसे बड़ा ऐलान जो वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया वो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों में कमी का था और ये कमी भी 1, 2 या 3 रुपए नहीं बल्कि पूरी 10 रुपए की है। अब यानी अब से कुछ देर बाद ही 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी हो जाएगी। इसके अलावा बिजली की फी यूनिट कीमत को भी 5 रुपए कम कर दिया गया है। तो ये दो मेजर चीज़ें जिसका एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। वज़ीर आज़म ने इसमें कमी का ऐलान किया और रिलीफ का सिलसिला यहीं रुका नहीं बल्कि मज़ीद ऐलानात भी उन्होंने किए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा बजट तक यानी अगले 3-4 माह तक ये दोनों कीमतें मुस्तहकम रहेंगी और इनमें कोई इजाफा नहीं होगा। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम के जरिए जो रकम 12,000 रुपए की सूरत में मुस्तहिक खानदानों को मिलती है उसको भी बढ़ाकर अब 14,000 रुपए कर दिया गया, यानी 2,000 का उसमें भी इजाफा हो गया है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको 5 साल के लिए टैक्स छूट दे दी गई है, यानी वो टैक्स से मुस्तस्ना होंगे जो भी वो बिजनेस करें। इसके अलावा आईटी सेक्टर को भी बड़ा रिलीफ दिया गया है और टैक्स नेट इसमें भी इनके इन्वेस्टमेंट के लिए भी 0 रेट कर दिया गया है। तो आईटी का बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है। और उसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप्स हासिल करना चाहते हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो बड़े अच्छे नताइज लेकर आते हैं, उनको 26 लाख स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी और इस तरह से वो आला तालीम हुकूमत के खर्चे पर हासिल कर सकेंगे। तो अब इन तमाम ऐलानात के बाद अपोजिशन के जो लॉन्ग मार्च जो एहतजाज इस वक्त चल रहे हैं वो किस हद तक मौसर साबित हो सकेंगे, उनके अब क्या मकासद रह जाएंगे और फिर इन तमाम ऐलानात को आवाम कैसे लेगी। और अब आने वाले दिनों में चूँकि मुख्तलिफ इलेक्शंस होने हैं, पहले पंजाब और KP में बल्दियाती इलेक्शंस होने हैं, फिर कुछ रोज़ के बाद आइंदा आने वाले आम इंतखाबात की तैयारी आखिरी साल में शुरू हो जाएगी। तो अवाम इस पूरी सूरत हाल को कैसे देखेंगे और जो दोनों लॉन्ग मार्चेज इस वक्त पीपल्स पार्टी का जारी है और 23 मार्च से PDM का लॉन्ग मार्च भी होना है, इन तमाम ऐलानात के बाद उनकी क्या अहमियत रह जाती है और उन बुनियादी मकसद है, इस पूरी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी इस वक्त ये एहतजाज लेकर, ये पूरा मार्च लेकर जारी है इस्लामाबाद। बिलावल साहब हुकूमत गिराने का मकसद लेकर जा रहे हैं। चांडियो साहब, बुनियादी मकसद इस लॉन्ग मार्च का है क्या? 4, 5 या 6 रोज़ के बाद आप लोग पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद, वहाँ पहुँच फिर क्या करना है? कोई लंबा तवील धरना देना है, अपने मुतालबात के मानने तक वहीं बैठे रहना है, या फिर एक आध रोज़ गुजार के वहाँ से वापस आ जाएंगे, हुकूमत को सिर्फ प्रेशराइज करना है? मेरे ख्याल में ये जो हतमी फैसला है वो तो क़यादत करेगी, कायद करेंगे और मुशावरत करने वाली कमी करेगी। ऐसा नहीं आपको कह सकता कि पहुंचकर हम क्या करेंगे। इसका सबसे ज़्यादा तो ज़िम्मेदारी हुकूमत पर है कि हुकूमत का रवैया क्या रहता है। उसके बाद ही हमारी जमायत भी उसका जवाब वैसे ही देगी जैसा उनका रवैया होगा। अभी हमने ये कहा है कि हम एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़। इनकी हर दिन महंगाई बढ़ रही है। आप देखें, एक दिन पहले उन्होंने बिजली महंगी की है, 10 दिन के बाद 12 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर 2-3 दिन हुए फिर उन्होंने महंगा कर दिया। अब किसी भी चीज़ की जो कीमतें हैं वो एक जगह रह ही नहीं रही है, वो बढ़ाते जा रहे हैं। सियासी को अदा करना पड़ेगा। जुल्म कर नतीजे में हाँ की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा तो PTI की वज़राओं पे आती है। वो वज़रा कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं निकलेंगे। हमने देखा है जो निकलेंगे और हम इनका मुकाबला करेंगे, वो भी वहाँ से निकले। मैं बड़े अच्छे लोग हैं उसमें, मैं उन पर ज़्यादा बोल नहीं सकता। मेरा दिल नहीं कहता कि मैं उन पर बात करूं। ये मजाक मार्च उन्होंने की है,
अब आ गया है मोबाइल पे, मैंने देखी मिनिस्टर साहब हैं, वो टोपी सर पे रख के सो रहे हैं, वो बेंच पर ट्रक के ऊपर जहाँ जिसमें सवार हैं, कोई लोग नहीं है, वो वजीर साहब सो रहे हैं। दूसरे में वजीर साहब तस्वीर में नीचे लोगों को आ रहे हैं। खुदा का खौफ करें, लोगों को कितने बेवकूफ़ बनाओगे। हम जा रहे हैं, ये हो रहा है, आप तस्वीर देख लें, भैंसें खड़ी हैं, गाय खड़ी हैं, उनके काम करने वाले किसान लोग खड़े हैं बेचारे, उनको कोई हाथ नहीं आ रहा है। अब किसको बेवकूफ़ बना कर करें, क्या है की है। खासतौर पे सिंध के वो सिंध के लोग भूल जाएंगे, कोई तस्वीर की सियासत नहीं है, मसाइल की सियासत है, मुश्किलात की सियासत है। इस हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया सिंध के लोगों को। सिंध के वजीर आला चीख कर बैठ जाते हैं इनके सामने, इनके कान पे जू नहीं दिखती, ये समझते नहीं। आपने सुना एक दिन तो उन्होंने कहा सिंध हमारे पास है ही नहीं। ये तो सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा ही तस्लीम नहीं करते। सही। और मैं बिला खौफ और खतरा तरदीद कह रहा हूँ कि ये उसी इलाका परस्ती की सियासत पर चल निकले हैं। उन्होंने देखा है ना एक दो जमायतों को इलाका परस्ती लिसानी सियासत में उनको फायदा नजर आता है, ये बदकिस्मती से उस रास्ते पे चल निकले, लेकिन न उनको हासिल हुआ न इनको हासिल होगा। कुछ नहीं है कि आप देख लें, 2-3 हारे हुए हैं सिंध के, सिंध में लोगों ने जिनको मुस्तरद कर दिया है उनको उठाया है, एक और दरवेश को भी उठाया है। क्या है मुझे समझाएं, वो यहाँ से हार गए हैं। अब एक ही वजीर हैं कराची वाले, वो आए हैं, आज उनका तस्वीरें देख लें, काम काज नहीं है तो ऊँघ देंगे ना, ऊँघते लगे, वो सो रहे हैं टोपी डाल के चेहरे पर। चलो चांडी साहब, ये तो हाँ, अब इनको कितनी कामयाबी सिंध में मिलती है आने वाले इंतखाबात में, ये तो सिंध के अवाम फैसला कर देंगे। लेकिन जो जमहूरी हमले की बात कर रहे हैं बिलावल साहब, इससे क्या मुराद है? वो कह रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचकर हम हुकूमत पर जमहूरी हमला करेंगे। ये मैं आज आप मेरी ये जो कराची में सीटें हुई हैं, ये इनको खैरात में मिली है। अच्छा, कभी पीटीआई ने कराची सीटें नहीं ली, और ये कराची के को मारूफ लोग नहीं हैं जिनको मुंतखब कराया गया है। कैसे मुंतखब कराया गया इसमें अब छोड़ते हैं, अब बहुत दिन हो गए, अब थोड़े दिन है। इनकी जो फौज है तर्जुमानों की, उसकी अनकरीब बोलती होने वाली है, तो इस पर नहीं करेंगे। इनको नहीं मिली सीटें, ये जिन मिलेगी, इनकी सीट ही नहीं, ये तो ऐसे आए। और दूसरी बात कह देता हूँ, ये आपने देखा है परदेसी परिंदे होते हैं, खास मौसम में उड़कर आते हैं, वो मौसम पूरी हो जाती है उड़ जाते हैं। ये भी सियासी मौसमों पे परदेसी परिंदे जमा किए हुए हैं। खान साहब ने भी आप देखेंगे ये फड़फड़ा कर नए देशों की तलाश। तो चांडी साहब, ये फौरी तौर पर उड़ जाएंगे या अभी तो 1.5 साल बाकी है इनके पास, ये 1.5 साल बाद उड़ेंगे या फौरी उड़ जाएंगे? क्या कहती है आपकी सियासी बसीरत? मेरी सियासी बसीरत कहती है कि अगर अपोजिशन ने मिलकर ये अदम एतमाद की तो बहाल हो जाएगी, अदम एतमाद हो जाएगा और ये आगे नहीं चल सकेंगे, वरना मसाइल पैदा होंगे फिर भी को। अच्छा, तो चांदी साहब, ये अदम एतमाद को ही बिलावल साहब क्या ये जमहूरी हमला कह रहे हैं, या जमहूरी हमला कोई और स्ट्रेटेजी, कोई और हिकमत अमली है जो फिर वहीं पहुंचकर बिलावल साहब बताएंगे? कल उन्होंने जिक्र किया ना कि हम इस्लामाबाद पहुंचकर जमहूरी हमला करने वाले हैं, तो क्या इससे मुराद है जमहूरी हमले से बिलावल साहब की? हमारा नाम बड़ा अच्छा है, और जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि जवाबी हमला होगा, वो आपने सुना है क्या है? वो तो तबाहकुन अल्फाज हैं, इनको पता ही नहीं है। शेख साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो सच बता रहे हैं सूरत हाल कि ऐसा हमला होगा। खान साहब क्या कहते थे, मैं वो सोनामी लाऊंगा, सोनामी अच्छी बात थी, सोनामी कोई अच्छी इस्तिलाह है, सोनामी कोई अच्छी मिसाल बनाई जाएगी? तबाही की निशानी थी सोनामी, और वाकई सोनामी लाए, महंगाई की सोनामी लाए हैं वो, जिसको रुकने का नाम नहीं लेती। और ये सोनामी महंगाई की इन हुक्मरानों को डुबो रही है, इनको गरकाब करके फिर चली जाएगी। हमारा मामला सीधा है, हम सियासी बात कर रहे हैं, हमने इस्तीफाओं की बात भी नहीं की, हमने पार्लियामेंट में भोचाल कायम बपा भी नहीं करना चाहा। हमने कहा जमहूरी रास्ता हो। बिलावल साहब ने अपने नाना का रास्ता, अपनी वालदा का रास्ता लिया है, अपने वालिद का सियासी रास्ता अख्तियार किया है। हम सियासी लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं, हम इनको नाकाम करेंगे। अब आप देखिए ना कितनी इनमें हलचल आ गई है, सब लग गए काम को, पहले क्यों नहीं किया? अभी इनको याद आया ये सियासी काम।
पहले अपने मेंबर्स की कोई इज्जत नहीं करता था, मारे मारे वो फिर रहे थे। अब सबको लग गई, अब गले, अब इनको चौधरी शुजात साहब भी अभी याद आए हैं। इतना अरसा उनकी अयादत याद नहीं आई, अभी याद आई है। पूरा पाकिस्तान समझ रहा है। रहा सवाल ये जो मजाक मार्च निकाली है इन्होंने, अब सिंध में क्या जाए इनका? जो सिंध को अपना वतन नहीं समझते उनको सिंध के लोग क्या रिस्पांस देंगे? हमारी लॉन्ग मार्च अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया टीवी पे देख रही है। कराची से जिस अंदाज से निकली है, आज हैदराबाद में जो जमे खफीर था चेयरमैन बिलावल के लिए, अभी तक तो हाला नहीं पहुंचे। साथ मटारी में आलीशान उनका इस्तकबाल हुआ है, जहाँ बजा वो हो रहे, उनका अपने लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं। और मैं सिर्फ यहाँ नहीं कह रहा हूँ, पंजाब में भी, ये तो खैर बिलावल साहब और बीबी का घर है। पंजाब में जहाँ पीपल्स पार्टी बनी है, वहाँ भी पंजाब के पुराने जियालों की नस्लें आबाद हैं। वो सब खुश है कि भुट्टो का वारिस आया है, बीबी का वारिस आया है। लॉन्ग मार्च का जितना बेहतरीन इस्तेमाल हो, जितना भी कामयाब हो जाए, उसके जरिए पाकिस्तान की एक तारीख है कि हुकूमतें तो नहीं जाया करती लॉन्ग मार्च के जरिए। लॉन्ग मार्च होते हैं, धरनों में तब्दील होते हैं, फिर खत्म भी हो जाते हैं। हुकूमत अपनी जगह पर रहती है। हुकूमत को अगर घर भेजना है तो फिर जी आदम एतमाद की तरफ ही जाना पड़ेगा। देखें हमारी लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ नहीं है, अफरा तफरी नहीं है जो हम कहें कि ऐसा कोई निज़ाम आएगा जो जमहूरियत को डिस्टर्ब करेगा। हमारी लॉन्ग मार्च में ये नहीं है। लॉन्ग मार्च में सियासी अमल अगर मजबूत हो तो उसका सियासी नतीजा ज़रूर निकलेगा। हम इस हुकूमत के खिलाफ निकलें, हमारी इस हलचल का नतीजा हुकूमत के खिलाफ निकलेगा। कुछ भी रंग हो सकता है, खुद हुक्मरान भाग जा सकते हैं, इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं, असेंबली तोड़ेंगे हमको नाकाम करने के लिए, बहुत से ऑप्शन हैं। लेकिन हम ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे अफरा तफरी हो, आग लगाई जाए, जुलूस निकाले जाए, हम वो नहीं है। हम सियासी जदोजहद में यकीन रखते हैं। साहब, ये नतीजा कब तक निकल जाएगा? ये तमाम का तमाम अमल ये मार्च में मुकम्मल हो जाएगा? क्योंकि 23 मार्च को फिर पीडीएम का भी एक लॉन्ग मार्च है, वो भी आएंगे, वो अलग से प्रेशर डालेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि 2-3 माह निकल जाएंगे क्योंकि आगे रमजान आ रहा है, फिर ईद आ रही है? अगर मैं इतनी देर नहीं, इतना इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। और मैं क्योंकि नजूमी भी नहीं हूँ, मेरा ख्याल है आप अगर ऐसी कोई बात पूछना चाहते हैं तो मेरे भाई मंजूर कोई ख्वाब देख चुके हैं वो ऐसा? वो आपको अभी अभी बता देंगे कि क्या हो रहा है। मुझे ये यकीन है, ये जो हलचल है ये प्रेशर है हुकूमत पर। तो मंजूर हसन साहब ने कोई ख्वाब देखकर ताबीर अपनी क़यादत को बताइए कि ये अगले चंद रोज में, एक आध हफ्ते में कुछ होने वाला है? कोई ऐसा ख्वाब देखा है उन्होंने अभी? देखे, अभी तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं तो उनका भाई हूं, मैं समझता हूं इस हलचल का नतीजा जरूर निकलेगा। हो सकता है वो उनके ख्वाब की ताबीर हो, लेकिन मैं कहता हूं हलचल का नतीजा जरूर निकलेगा। और अगर आप कि वो जो तजवीज़ है, मेरा ख्याल है बेएतमादी हो जाएगी। तो चांडी साहब, ये अदम एतमाद में रुकावट कहाँ आ रही है? तैयारी मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रही? अपोजिशन इस पर मुत्तहिद क्यों नहीं हो पा रही? मौलाना साहब नहीं मान रहे, या मियां नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे? शहबाज शरीफ साहब का इशू है, इशू कहाँ आ रहा है इसमें? मैं देखें, मौलाना साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। आपको पता है मैं भुट्टो का पैरोकार हूँ, और उनके वालिद ने भुट्टो साहब के फतवा के मामले में जो अच्छा फैसला किया था, मैं उनका एहतराम करता हूँ, रूबरू भी करता हूँ, वैसे भी करता हूँ। तो मैं उन पर तबसरा नहीं कर सकता। और अभी एक सियासी कुव्वत तो है, अभी शिकस्त दी है हुकूमत को उन्होंने पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब पे, तो वो तो एक ताकत है। लेकिन उनसे मशावरत हो रही है, एक इत्तेहाद के सरबराह हैं, नून लीग के वजीर नवाज शरीफ साहब ने भी एक अजीब व गरीब हुजूम को एक सियासी पार्टी की शक्ल दे दी है। उसको भी मैं मानता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ। उन पर नहीं बोलूँगा, मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा। हम तैयार हैं, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। कितना प्रेशर डाला गया बिलावल साहब पर, बिलावल साहब ने कहा इस्तीफाएँ देना हमारा रास्ता नहीं, हमारा रास्ता है पार्लियामेंट को नाकाम करेंगे इनको पार्लियामेंट में। हम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है, मेरा यकीन है। इतने बड़े पैमाने पर जब हलचल चलती है तो बेनतीजा नहीं होती, नतीजा खेज होगी। अब अगर बेतमादी बीच में आ जाती है तो वो हो जाएगी, नहीं तो कोई और सूरत निकलेगी। अच्छा, लेकिन जानी साहब, अगर तमाम अपोजिशन मुकम्मल भी हो जाए, एक साथ एक दूसरे पर एतमाद कर भी ले, मुत्तहिद भी हो जाए, तब भी नंबर गेम में वो हुकूमत से काफी पीछे हैं। 11-12 वोट्स का जो फर्क है वो कैसे पूरा करेंगे जब तक कोई इत्तेहादी आपके साथ ना हो या हुकूमत के अपने मेंबरान आपके साथ ना हो? ये देखें, इन्होंने पर गेम अपनी फायदे में बनाई है, वो इनकी अपनी नहीं थी।
वो भी इधर उधर से मांगे तांगे के लोग लाए थे ना। अब मैं जो कह रहा हूं कि परदेसी पंछी उड़ जाएंगे मौसम की तब्दीली के बाद, तो जो जहां से आया है वो वहां से चला जाएगा। आप चौधरी शुजात साहब की पार्टी को देख लें, उनका जवाब मैंने खुद सुना चौधरी परवेज इलाही साहब का। उनसे कहा आप हिमायत कर रहे हैं हुकूमत, कहा जी देखिए जी ये वक्त से पहले की बात है। क्या मतलब? उन्होंने ना नहीं की, कहा आप हमसे वक्त से पहले कहलवाना चाहते हो, उनका मतलब। लेकिन चाटी साहब फिर उनके दूसरे बड़े अच्छे मेरे तो भाई हैं वो मोनिस इलाही साहब की गुफ्तगू आपने सुनी थी, जिसमें तकरीब में वजीर आजम साहब को कह रहे थे कि आप बिल्कुल नहीं घबराएं, हम आपके साथ हैं और हम तो वादे निभाने वाले लोग हैं, हम साथ नहीं छोड़ के जाएंगे। तो उन्होंने तो मुकम्मल यकीन दहानी करा दी मोनिस इलाही साहब ने वजीर आजम को कि हम आपके साथ ही रहेंगे मुद्दत पूरी होने तक। अब मोनिस इलाही नौजवान है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उन पर नहीं तबसरा कर रहा हूँ। जो क़यादत मानी जाती है, जो फैसला कुन शख्सियतें मानी जाती हैं, उनका बोलना तो आपको मैंने बता दिया है। सही, लेकिन चांडी साहब फिर ये क्या एक इत्तेहादी से आपका काम चल जाएगा? और वो इत्तेहादी वाकई चूंकि मुख्तलिफ वक्तों पर जो दूसरी क़यादत है कामिल अली आगा साहब मुख्तलिफ वक्तों में कह चुके हैं कि जी हम तो रियासत के साथ, हम रियासत के इत्तेहादी हैं। तो अब ये तो अब रियासत क्या है मैं अभी तो नहीं बता सकता, वो किसको रियासत कह रहे हैं। एक इत्तेहादी नहीं है, मैंने कहा ना मांगे तांगे के लोग हैं, और भी इत्तेहादी हैं। हर इत्तेहादी, अब एमक्यू की मेहरबानों का सुन लो किस्सा, वो जिस अंदाज से बोल रहे हैं नाकाबिले बर्दाश्त हो गया ये महंगाई, हम आगे चलने का सोच नहीं सकते, अभी तो हम मशवरा कर रहे हैं। तो ये दूसरे हमारे सिंध के जो इत्तेहादी उठाए उनकी गुफ्तगू सुन ले आप। ये तो जब सर से सूरज का साया हट जाता है तो फिर अपना साया इत्तेहादी आपके साथ आ भी जाते हैं, आने वाले 1-2 माह में हुकूमत चली भी जाती है। फिर ये पार्लियामेंट में नया प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो कितनी मुद्दत के लिए होगा, नए इंतखाबात कब होंगे, फिर इन तमाम चीज़ों पर अपोजिशन मुत्तहिद हो पाएगी? हमारा मुतालबा और सारी अपोजिशन का ये नुक्ते निगाह है कि गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो, एक हकीकी जमहूरी हुकूमत कायम हो, और जो मुल्क के मसाइल हैं लोगों की ज़िंदगी में आसाना पैदा करने के उनके फैसले किए जाएँ। तो हमारा ये मसला नहीं कि कौन वज़ीर आज़म हो रहा है, कब हो रहा है, जो अपोजिशन तय करेगी हम उसके साथ होंगे। मेरे कायद है आसवदारी साहब, उनका इस मसले पे बयान आ गया है, मेरे चेयरमैन है बिलावल साहब, उनका मौक़िफ़ आ गया है। तो ये मसला नहीं है कि इधर हमारा है या नून लीग का या उसका, नहीं, हम कहते हैं गैर जानिबदार शफाफ इंतखाब हो। अच्छा, लेकिन चाटी साहब देखिए एक एहतजाज करने पर आप लोग नहीं मुत्तहिद हो सके, एक साथ लॉन्ग मार्च निकालने पर नहीं हो सके, तो ये इन तमाम नुकात पर आपको लगता है कि जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं वो आपके साथ ऑन बोर्ड आएंगी और ये मामला इतनी खुश असलूबी से तय पा जाएंगे जितनी आसानी से आप बता रहे हैं? आप जो गुजरा है वो उस पर आप सही सोच रहे हैं। जब ये इत्तेहाद बना इस्लामाबाद की होटल में, तो इत्तफाकन में भी वहाँ बैठा था, सारी मीडिया के लोग कह रहे थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग कभी नहीं बन सकेंगे, ये कह रहे थे। उस इत्तेहाद में, उस इजलास में चेयरमैन बिलावल साहब ने वो इजलास बुलवाया, सब पार्टियाँ आई, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी न सिर्फ एक जगह बैठी, एक इत्तेहाद में भी शामिल हो गई, इत्तेहाद के एक कायद को तस्लीम भी कर लिया। लेकिन चाटी साहब देखा कि फिर इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान किस तरह से इख्तिलाफात हुए और वो इत्तेहाद पे टूट भी गया, पीपल्स पार्टी को उस इत्तेहाद से अलहदा भी होना पड़ा, फिर सबने ये भी तो मसला नहीं बनाएंगे। एक लंबा चौड़ा जब आप रास्ता तय करना चाहते हैं तो एक सीधी लाइन तो उस पर नहीं ड्रा कर सकते आप। जदोजहद है, मकसद पे कभी नहीं वो हटे, हिकमत अमली पे इख्तिलाफ उनका हुआ है, लेकिन मकसद ये है कि इस हुकूमत को घर भेजें, हकीकी जमहूरत आए और हुकूमत इंतखाब कराए, इस पे तो हम मुत्तफिक है। सही, ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मौला बख्श शांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे और कह रहे थे कि बहुत कुव्वत के साथ पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस मार्च को लेकर इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहे हैं और जब ये वहाँ पहुँचेगा तो फिर हुकूमत को डर कर भागना ही पड़ेगा। अब क्या वाकई हुकूमत डर कर भागेगी या नहीं? एक ब्रेक के बाद अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगे और उनसे हम पूछेंगे कि हुकूमत इस वक्त इस लॉन्ग मार्च का कितना प्रेशर महसूस कर रही है। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब ब्रेक से पहले मौला बख्श शांडियो साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह पूरी कुव्वत के साथ इस वक्त
जो लॉन्ग मार्च है पीपल्स पार्टी का वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और हुकूमत को ऐवान छोड़कर जाना पड़ेगा, असेंबलियों को तहलील करना पड़ेगा और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत खुद ही वज़ीर आज़म खुद ही असेंबलियाँ तहलील कर देंगे और उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना साहब, पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो ये हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएगी। वाकई आपको ऐसा लग रहा है पीडीएम का जो एहतजाज 23 मार्च को होना है उसकी नौबत आएगी या नहीं आएगी? पीपल्स पार्टी पहले ही कामयाब हो जाएगी? क्या होने जा रहा है आगे? देखें, चांडियो साहब ने जो बात की है मैं उसकी भरपूर तईद करता हूँ और इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जो हालात हैं, क्योंकि इसकी कोई परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डिलीवरी तो खैर पहले कोई नहीं थी और अब जिस किस्म के हालात इन्हें दरपेश हैं, तो अब नए इलेक्शन के अलावा और असम्बलियाँ तोड़ने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ये देखें कि ये इस मामले की तरफ जो है कितनी जल्द इनको रियलाइजेशन होती है और ये इस चीज़ का एहसास करके जो है ये मामले को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है वो इनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन राना साहब, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि खुद असेंबलियाँ तोड़ेंगे? आज जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया उसमें तो उन्होंने कहीं ऐसी कोई बात नहीं की, वो आज भी वो अपने घबराना नहीं वाले जुमले पर कायम है और लोगों से भी यही कह रहे हैं। तो इसका मतलब वो तो नहीं प्रेशर ले रहे अपोजिशन का? जी राना साहब, आवाज़ आ रही है आपको? चलें, राना साहब तो गालिबन आवाज़ नहीं आ रही, रिकनेक्ट उनको करते हैं। तो अमजद अली खान न्याजी साहब, ये आपने मौला बख्श चांडियो साहब की गुफ्तगू ज़ाहिर है कुछ देर पहले वो भी बड़े कॉन्फिडेंट थे, राना साहब ने भी उनकी तायद कर दी कि अब तो वज़ीर आज़म खुद असेंबलियाँ तोड़ने वाले हैं और आप लोग के जाने का वक्त आ चुका है। अपोजिशन क्यों सोच रही है ऐसा, अमजद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, सबसे पहले तो जो सिंध में वो मार्च कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो फेल हो चुके हैं, क्योंकि पूरी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर लोग नहीं है उनके साथ, अगर 5-10 हज़ार भी हैं तो मेरे ख्याल में ये फिगर भी उनका फेलियर है। दूसरी, आपका ये कहना कि असम्बलियाँ तोड़ दें, आज किस मुंह से ये कह रहे हैं? ये इन्हीं के तो मैं किए हुए करतूत हैं या शाखसाने हैं जिसकी वजह से मुल्क जो है मुश्किल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो जो है पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी जो है वो बेहतर कर चुका है। हमारा ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी इंटरनेशनल जितनी भी मईशत को नापने वाले इदारे हैं वो कह रहे हैं, चाहे ब्लूमबर्ग हो, इकोनॉमिस्ट हो, वर्ल्ड बैंक हो। फिर आपकी आज जो लास्ट 2 डेकेड्स जो है ना, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, आज पूरे बूम पे चल रही है। उसके अलावा आपके लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो आपके थे वो आज पूरे बूम पे चल रहे हैं। आज आपकी इसके अलावा आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसको आपने दर्जा दिया, आज उसकी आप सीमेंट की सेल देखें, रिकॉर्ड है। आज मतलब आज तो आप बहुत बेहतरी की तरफ जा चुके हैं। दुनिया ने आपको कोरोना में आपकी कारकर्दगी को जो नापा है वो आप कहते हैं आपने बहुत बेहतर दुनिया में परफॉर्म किया है। अमजद अली साहब, अगर आपकी तमाम बातें मैंने मान भी ली जाएं तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आ रहा, एक आम आदमी तक इसका असर क्यों नहीं आ रहा? ये मैं आपकी तरफ वापस लेकर सवाल आता हूँ। लेकिन राना साहब, अब देखें हुकूमत तो पूरा एतमाद है क्योंकि उसके इत्तेहादी भी साथ हैं, तो फिर किस बुनियाद पर आप ये बात करें कि हुकूमत खुद ही असेंबलियाँ तोड़ देगी और ये चली जाएगी हुकूमत? देखिए जी, हमाकत का तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है। तो ये एक नाहल और नालायक टोला है और ये लोग जो हैं ये बिल्कुल इनको एहसास नहीं है। अगर इनको एहसास होता, अगर इनको कोई सियासी इदराक होता तो ये इस किस्म की पॉलिसियाँ अपनाते ही ना, जिससे ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इकोनॉमी इन्होंने तबाह कर दी है, आम आदमी का जीना मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो गया है। और जिस तरह के हालात जो है वो अवाम में पाए जा रहे हैं, तो इनको अगर इस बात का एहसास होता तो फिर ये क्यों इस तरह से जो है वो मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार करते। तो इनको एहसास बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हालात जो है वो इनको मजबूर करेंगे कि ये असम्बलियाँ भी तोड़ेंगे, ये गवर्नमेंट भी खत्म होगी। नहीं तोड़ेंगे तो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा और उसके बाद जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो डिमांड है पूरी कौम की, पूरी अपोजिशन की, मुतहदा अपोजिशन की। और उससे कम जो है वो कोई ऐसा हल नहीं है जिससे
मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ अच्छा, रहा है। चलिए साहब, ये नो कॉन्फिडेंस की तरफ तो जरा आते हैं, लेकिन ये उससे पहले पूरी दुनिया में जिस तरह से तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, महंगाई इस वक्त बढ़ रही है, तो उसका असर किसी हद तक तो ज़ाहिर पाकिस्तान पर भी आ रहा है ना। तो ये एज कम इस हुकूमत को थोड़े अरसे के लिए आप नहीं देंगे कि इस वक्त वाकई पूरी दुनिया में बड़ी महंगाई है? नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो चीनी का बहरान हुआ था, जिसमें अरबों रुपया जो है वो गरीब आवाम का लूटा गया, वो तेल की कीमतों की वजह से हुआ था। नहीं, वो बिल्कुल आपका पॉइंट राइट। आटे का बुरान, चीनी का, दवाओं का, बिल्कुल महंगी हुई है, ये भी कोई अद्वियात में तेल इस्तेमाल होता है। ये जो गैस इन्होंने वो 14 कंटेनर खरीदने थे, 11 खरीदे, और वो भी जो है वो उस वक्त खरीदे जब वो महंगे हो चुके थे, 6-7 डॉलर में, 8 डॉलर में जब सौदे हो रहे थे, किए नहीं। और जब वो 15-16 से ऊपर चले गए फिर किए। तो ये भी कोई तेल की वजह से हुआ था ये सारा। ये सारे जो इनके लल्ले तलल्ले हैं, इस किस्म की इन्होंने पॉलिसीज अपनाई हुई है, ये सारा को तेल की वजह से सारा हो रहा है। देखिए, ये एक फेलियर है और इसका मुल्क जो है वो और ज्यादा मुतहम्मल नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हाँ साहब, अब तमाम इत्तेहादियों से आप लोग भी, अपोजिशन का कंसेंसस है, ये फैसला है कि अवाम से रुजू किया। लेकिन सिर्फ मुत्तहिदा अपोजिशन के अवाम से रुजू करने से क्या मामला हल हो जाएगा? इत्तेहादियों की जो आपको ज़रूरत है वो तो आपको देखें टाले पर टाले जा रहे हैं, वक्त आगे गुजरता जा रहा है, उनका कोई क्लियर जवाब तो आपके साथ नहीं आ रहा, ना उनकी हिमायत आपके पास आ रही है। नहीं, तो इत्तेहादी जो हमारे साथ गुफ्तो शरीक कर रहे हैं, तो वो अगर वो इनके साथ खड़े हैं तो वो क्यों हमारे पास आ रहे हैं, क्यों हमें मिल रहे हैं, क्यों हमारे साथ बात कर रहे हैं? उनके भी ख्यालात वही हैं जो मुतहदा हैं। अच्छा, आप यकीन करें कि ये जो अल्फाज मैंने अदा किए हैं, ये वही अल्फाज हैं जो इनके इत्तेहादी हमारे साथ बैठ के करते हैं, जो कहते हैं कि जी जो है वो इसका कोई हल नहीं है, बासवाई इसके जो है इस हुकूमत को जो है वो जान छुड़ाई जाए। राजा, जब इत्तेहादी भी अल्फाज आपसे कह रहे हैं, फिर अदम एतमाद क्यों नहीं आ रही? फिर ये सड़कों पर एहतजाज क्यों हो रहा है? पीपल्स पार्टी और आप लोग अलग-अलग लॉन्ग मार्च क्यों निकाल रहे हैं? फिर तो पार्लियामेंट में अदम एतमाद लाएं। नहीं, ठीक है, वो अदम एतमाद भी आएगा और एहतजाज भी जो है वो साथ जो है वो रहेगा। ये सारी चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली चलेंगी। अच्छा, और राजा साहब, ये कब तक ये अमल मुकम्मल होगा? ये अगले महीने मार्च में हो जाएगा या फिर अप्रैल में रमजान का हम इंतजार करें, या ईद के बाद फिर कोई उम्मीद लगाएं? कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई अदम एतमाद की तहरीक जो है या टाइम बाद नहीं हो जाएगी। ये जब हमारी लीडरशिप जो है वो मुनासिब समझेगी, उसके लिए तैयारी हम कर रहे हैं। अच्छा, और हम उसको इस अंदाज से जो है वो कर रहे हैं, यानी अचानक सरप्राइज देंगे हुकूमत को, किसी वक्त भी अचानक से हो जाएगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल। चलें राज, साथ ही रहेगा, इसको अनाउंस करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अमजद अली खान न्याजी साहब, यानी ये कल एक सरप्राइज डे गुजरा और एक ये सरप्राइज डे आपके लिए किसी भी दिन अपोजिशन की जानिब से हो सकता है कि अदम एतमाद ले आई जाए, और फिर अभी इत्तेहादी, ज़ाहिर है राना साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, मुलाकातें भी कर रहे हैं, इत्तेहादी आपके हैं लेकिन मेल अपोजिशन से रहें। मेरा जो ख्याल है कि अगर इनके पास अक्सरियत होती ना तो ये आज तक शो कर चुके होते। ठीक है, इनका जमहूरी हक है कि ये करे, लेकिन है नहीं इनके पास अक्सरियत। अच्छा। और इसीलिए वो कहते हैं ना कि कभी उसके घर रोटी, फिर उधर से उठ के जरदारी साहब जिसको ये 10% कहा करते थे, कभी ये उनको कहते थे हम आपके जो है ना वो पेट फाड़ के जो है ना वो पैसे निकालेंगे, आप पता नहीं क्या अमरूद से नमरूद हो गए अब तो बात कहने का मकसद ये है कि आज इनके मफादात जो है ना वो एक ही है कि हमारी दमड़ी और चमड़ी दोनों बच जाए, इसके लिए तो वो दौ कर रहे हैं। अक्सरियत इनके पास नहीं है, और मेरा तो यही इनको मशवरा है कि अगर इनके पास है तो अभी देर किस बात की, वेलकम आए, उसको लेके आए, रोका किसने है इनको। चलें अमजद साहब, अगर अभी इनके पास अक्सरियत नहीं भी है, लेकिन अब ये 1.25 साल बाद फिर इलेक्शन होना है, अगर ये महंगाई की यही सूरत हाल रही, जिस तरह वज़ीर आज़म ने आज खिताब किया, मुख्तलिफ मुल्कों के, अमेरिका के, बरतानिया के, यूरोप के, वो महंगाई के ग्राफ दिखा रहे हैं, तो ये ग्राफ दिखाने से तो एक आम आदमी का नहीं पेट भरेगा। महंगाई अगर आपने कम नहीं की तो अगले इलेक्शन में रिएक्शन तो फिर आवाम का आएगा, उसको फिर आप कैसे डील करेंगे? फिर लोग ज़ाहिर है ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ ही जाएंगे ना, वो चाहे आज ना जाएं, 1.5 साल बाद जाएं। अरबाब देखें, कुछ चीज़ें हैं जो आपके बस में हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रोडक्शन है। देखिए आज दुनिया जो है वो 40-45 डॉलर की गैस जो है वो अपने शहरियों को दे रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी तकरीबन ऑलमोस्ट
$2 की जो है वो सप्लाई कर रहा है। हालांकि हम जितना भी LNG जो आ रही है, हर वेसल तकरीबन 10 से 15 अरब रुपए लॉस कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं गवर्नमेंट ये बेयर कर रही है। सेकेंडली, आज देखो पॉम ऑयल है 3 गुना बढ़ चुका है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं चीजों को, फिर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम इसको किसी तरह सब्सिडाइज करके लोगों को रिलीफ दें। तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि उसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपके पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से, लेकिन वो भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपको ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो है नहीं, आपने वो भी परचेज करना होता है। और मैं उससे चीजें बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आपकी बहुत सारी दालें हैं, आपने अपनी एग्रीकल्चर पे तो लास्ट कई, मेरे ख्याल में पाकिस्तान बनने के अमल से लेके 2018 से उस तक तो आपने इस चीजों पे ऊपर काम कितना किया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई है, और वज़ीर आज़म आज तमाम लोगों को खिताब में मशवरा भी दे रहे थे कि गूगल करें और देखें कि इस वक्त अमेरिका, यूरोप, फ्रांस और जर्मनी वगैरह में क्या हालात हैं। लेकिन बहरहाल जब 3.5 साल पहले वज़ीर आज़म इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त वो ये नहीं कहते थे कि अगर दुनिया में महंगाई होगी तो मैं मुल्क में हमारी भी महंगाई होगी। उस वक्त वो कहा करते थे कि मैं महंगाई से निजात दिलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान न्याजी साहब, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद योगत्याल ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वक्त वहाँ पाकिस्तानी किस हाल में है, क्या वो पोलैंड के ज़रिए पाकिस्तान बासानी पहुँच पा रहे हैं, क्या हुकूमत, इंतज़ामिया और वहाँ सफ़ीर पूरा अमला पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पूरी सूरत हाल पर भी नज़र डालेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को आज शुरू हुए 5 रोज़ हो चुके हैं, और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं रूस के यूक्रेन पर हमलों में भी मज़ीद तेज़ी आती जा रही है। शहरी अपने घरों को छोड़कर महफूज ठिकानों की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं, दूसरे मुल्कों में पनाह लेने जा रहे हैं, और जंग के इस माहौल में वहाँ मौजूद पाकिस्तानी तालिब इल्म भी शदीद परेशानी और अजियत का शिकार हैं। सोशल मीडिया पर हम मुतादिद ऐसी वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें पाकिस्तानी तालिब इल्म हुकूमत पाकिस्तान की मदद के मुंतज़िर हैं। उनकी जानिब से अपीलें की जा रही हैं कि उन्हें यूक्रेन से किसी तरह बाहिफाजत निकाला जाए। दुनिया भर के लोगों को निकाला जा चुका, लेकिन यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक यूक्रेन में 3000 तलबा मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर मुल्क छोड़ चुके हैं, और मजीद 600 से 700 तलबा को निकालने की कोशिशें अब भी की जा रही हैं। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से कल ट्वीट किया गया, जिसमें दावा किया गया कि तकरीबन 90% पाकिस्तानियों को इनखला के बाद सेफ जोन में पहुंचा दिया गया है, जबकि बकिया इनखला 2 रोज़ में मुकम्मल कर लिया। लेकिन इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है क्या, ये हम जानेंगे। एक स्टूडेंट ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ यूक्रेन में फंसे हुए मौजूद हैं। ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। उनकी अब तक कोई मदद को आया या नहीं आया, और इतनी शदीद मुश्किल और अजियत में मौजूद हैं कि इस वक्त उनके लिए उर्दू में यानी अपनी कौमी ज़बान में बात करना भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैं सवाल उनसे उर्दू में करूंगा, लेकिन वो जवाब अंग्रेज़ी में देंगे। तो ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इस वक्त आप ज़ाहिर है वहाँ बहुत मुश्किल में हैं। पहले तो बताइएगा अब तक क्या आप पर बीती है, और इंतज़ामिया से यानी पाकिस्तान की एम्बेसी से किसी ने आपसे कोई रब्ता किया, अब तक कोई मदद आपको मिल सकी है इस सिलसिले में? Right now, the situation which I'm going through is like, I can't explain this situation. No one tried to contact me. I tried so many times to reach the emergency numbers to seek help, but I didn't get any help from the embassy. I just only get my this kind of help from my local friends who saved me. They risked their life, they protect me, and they somehow bring me to Kyiv to Lviv. And today they bring me to Metrovo, which is near to the Hungarian border. ठीक है, तो ज़ैनुल आबदीन, आपके साथ और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपकी ही जैसी मुश्किलात का सामना है, जो इस वक्त फंसे हुए हैं आपकी तरह, और कोई उनको नहीं पूछ रहा, वो भी इमरजेंसी नंबर्स पर कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वहाँ से? There are many students. There are still students living in Kyiv, and you know the situation in Kyiv is really, really bad, in Kharkiv as well, and they're still stuck there. There's no one to take them out from this city and provide them food. तो ज़ैनुल आबदीन, ये जो ट्वीट अब ये पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से किया गया कि हमने तो 90% पाकिस्तानियों को सेफ जोन में पहुंचा दिया है, तो ये कौन से फिर 90% पाकिस्तानी हैं? ये आपने अपने आसपास के लोगों से रब्ता किया जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के थे, क्या उनमें से कुछ लोग सेफ जोन में पहुंचे हैं अभी? As I know, they are mixed. They are not only Pakistanis. They are mixed, like Indians and Egyptians. They are like being together. They are not fully Pakistani people.
तो फिर ये बताएं कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है, यानी आप लोग बिल्कुल वहाँ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, वो आप लोग की कोई मदद नहीं कर रहे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है वो? As concerned to me, I tried 100 times, even though I tried before the situation got worse. I tried so many times. No one picked my call. I was like, a missile came in front of my house. People died in front of me. I tried to contact them. No one reached to help me. There's only one guy. He's a Pakistani citizen in Ukraine. He's a businessman. And he just contacted because he's working with a volunteer thing. And he's providing food to the Pakistan citizen. But from embassy, nothing. तो जैन, अभी आप लोग आप और जो दीगर स्टूडेंट्स हैं वो चाहते क्या हैं? आप वहीं किसी सेफ जोन में जाना चाहते हैं, या फिर आप लोग पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, या किसी और कंट्री इस वक्त यूक्रेन से निकलना चाहते हैं? आप लोग इस वक्त क्या चाहते हैं? आप लोग की किस तरह से क्या मदद की जाए? Right now, the first priority is to take us out from this country because the situation is getting bad and bad and bad. We are without food. Like, I eat it yesterday. I slept like nice yesterday because of my local friends. They provide me shelter. They provide me food. Thanks to them, thanks to the Ukrainian military and Ukrainian citizens. I just want them to please take out those people who are still stuck in Kyiv and Kharkiv and take out them out of the country. At least they can do that. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनुल आबदीन, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो इस वक्त हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से वो इस वक्त पाकिस्तानी एम्बेसी के एमरजेंसी नंबर्स पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, और जिसके बाद अब बिल्कुल बेयारो मददगार इस वक्त लाचार कैफियत में वो मौजूद हैं और चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जल्द अज जल्द उनकी मदद करे और उन जैसे दीगर स्टूडेंट्स को भी यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके और उनकी जानों को महफूज किया जा सके। तो जहां हुकूमत कहीं किसी मामले में कुछ गफलत का मुजाहरा करती है, वहीं कुछ मामलात में हुकूमत बहुत ज़बरदस्त काम भी करती है। जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए हुकूमत ने बहुत बेहतरीन काम किया। कल PSL ख़त्म हुआ और कल ही ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान पहुंची और ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान पहुंचते ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनका एक वीडियो पैगाम भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वो और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ज़्यादा महफूज तसव्वुर खुद को कर रही है। अब जब पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की बात होती है तो ये कैसे हो कि कोई साजिश पड़ोसी मुल्क से ना की जाए, तो क्या साजिश की गई है ये भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले पैट कमिंस ने क्या कहा, ज़रा ये आप सुन लें, ताकि पैट कमिंस की गुफ्तगू के बाद उस साजिश के ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं और फिर वो कितनी मौसर हो सकती है या कितना असर उसका रह जाता है। पैट कमिंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल एक सेफ मुल्क है, हम यहाँ बहुत खुद को महफूज तसव्वुर कर रहे हैं और ज़ाहिर है ये एक अच्छी बात भी है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई है और ये सीरीज़ बगैर किसी रखने के होनी भी चाहिए ताकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी प्रॉपर तरीके से बहाल हो जाए। लेकिन भारत ने इस सीरीज़ में भी वही साजिश करने की कोशिश की जो चंद माह पहले जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, पिछले साल नवंबर की बात है, उस वक्त भारतीय टीम ने बिल्कुल इसी अंदाज से एक साजिश की थी। अब भी यही हुआ कि इंस्टाग्राम की एक फेक आईडी को इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक रुकन की ख़ानदान की एक फ़र्द को एक ईमेल की गई और उस ईमेल में उन्हें संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी गई कि अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान में रहे तो फिर संगीन नताइज की धमकियां उन्हें दी गई हैं कि उनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है, उन्हें फ़ौरन पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर आ जाना चाहिए। लेकिन ये साजिश मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम दौरा छोड़कर चली गई थी, ऑस्ट्रेलियाई टीम हम उम्मीद करते हैं कि नहीं जाएगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई और उस वक्त न्यूजीलैंड के वापस चले जाने के बाद ये पूरी साजिश मंजर-ए-आम पर आई थी। और इस बार मुख्तलिफ ये हुआ है कि ये साजिश पहले ही मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। किस आईडी से ये तमाम मामला, ये मवाद शेयर किया गया है, ये भी हम आपको बताते हैं। ये आईडी है जनाब JYOT.ISHARMA यानी आई शर्मा 391। इंस्टाग्राम की ये आईडी है जिसको इस्तेमाल किया गया और भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलियाई टीम की के एक रुकन की ख़ानदान की एक शख्सियत को ये तमाम मवाद शेयर किया गया कि जनाब आप पाकिस्तान के दौरे से फ़ौरन वापस आ जाएं, वरना फिर आपके ख़ानदान को और दीगर खिलाड़ियों के ये संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान अपने मेहमानों को वो सिक्योरिटी फराम करता है जो हम दीगर मुल्कों के और अपने सदूर को, वज़ीर आज़म को प्रोवाइड करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी भरपूर सिक्योरिटी दी जाएगी और इंशाअल्लाह ये पूरा का पूरा दौरा बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान मुनक़्क़िद करवा कर पूरी दुनिया को ये पैगाम देगा कि हम एक महफूज मुल्क हैं और आने वाले दौर में फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें भी पाकिस्तान आएंगी और इस साल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट टॉप लेवल की मुकम्मल तरीके से बहाल हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।